कहाँ जा रहे हैं आप? शीना हसीब को नक्शक से तैयार होता देखकर छिटकी थी। अबरू उचका कर पूछा। उसने अभी अभी नाश्ता बनाया था। रूम में आई तो वो 3 पीस सूट पहने टाई बांध रहा था। सिंपल से लिबास में रहने वाला जब यूं किसी दिन मेहनत से तैयार होता था तो उस पर से निगाह हटाना मुश्किल हो जाती थी। काम पे जा रहा हूँ यार, रफ़ी ने कॉल की थी, दोपहर तक आ जाऊँगा। वो टाई की नॉट बांधता बोला, फिर वार्डरोब में लटके कोट की तरफ इशारा किया। शीना, मुझे वो ज़रा कोट देना। क्या ज़रूरत है इतनी सुबह सुबह जाने की? थोड़ी देर घर पे भी रह जाया करें। इतने दिन से ऑफिस चले जाते हैं, आज संडे है तो आपको और काम याद आ गए। वो खफा खफा सी कोट लाकर उसके उकप में खड़ी होती, उसके बाजू पहनाने लगी। और ये रफ़ी तो आपका दोस्त ना हुआ, मेरी सौतन हो गया, जब देखो कॉलिंग करता रहता है। वो झुंझला गई थी। आज कॉलेज भी ऑफ था, ऑफिस भी बंद। सोच रही थी कि आज हसीब भी घर पर होगा और वो भी, लेकिन उसका यूं सुबह ही सुबह तैयार होना उसे कोफ्त में मुब्तला कर गया था। परेशान क्यों होती हो यार, दोपहर तक आ जाऊंगा पक्का। वो कोट पहनकर आईने में अपना जायजा लेता हुआ बोला तो वो मजीद झुंझला गई। उसकी तरफ आया, फिर हाथ उसके कंधों पर रखे। शीना नजरें उठाकर उसे देखने लगी। उसके नकूश तीखे थे और दाढ़ी हल्की उम्दगी से तुरशी हुई। रंगत हमेशा की तरह साफ और निखरी हुई, गालों की हड्डियां हल्की सी उभरी हुई। बालों को सलीके से कंघी किए वो अपने दराज कद और मजबूत जसामत के साथ सामने मौजूद था। अब तो हम इस बंगले में शिफ्ट हो गए हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोर हो जाओ तो टीवी देख लेना या चली जाना आफिया के घर। उसने कंधे जरा से उसके दबाए। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, लेट हुआ तो तुम्हें कॉल कर दूंगा। क्या मैं आपके साथ नहीं जा सकती हसीब? वो मुल्तजी हुई। यूं घर में अकेला रहना उसे होला रहा था। कई वाहमे थे जो उससे लिपटे जा रहे थे। तुम कहाँ चलोगी मेरे साथ? वो उसे दिलचस्पी से देखने लगा। उसे रफ़ी ने बुलाया था, उसका जाने का दिल नहीं था, मगर वो बार बार कॉल्स करके जिद कर रहा था, इसलिए वो तैयार हो गया। जहाँ आप चलेंगे वहाँ मैं भी चली जाऊंगी, झट से जवाब दिया था उसने। वो जाने के लिए तैयार नजर आई थी। हसीब ने गहरी सांस ली। हम शाम को बाहर चलेंगे, अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ शीना। उसे वहाँ ले जाना मुमकिन नहीं था। उसकी बात सुनकर शीना का चेहरा बुझ गया। हसीब उसके तासुरात देखकर मुतासफ हुआ। तुम आफिया के घर चली जाना, वक्त अच्छा गुजरेगा। प्रॉमिस, शाम को बाहर चलेंगे हम, वो भी तुम्हारी पसंद की जगह पर, ठीक है? वो उसके सुर्खों सफ़ेद गाल को छू कर बोला, जैसे उसने माजरत की हो। वो यूं खफा होती थी तो सारा माहौल उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसका चेहरा कोई आईना हो जो उसके अंदर का अक्स दिखाता हो, उदासी या खुशी का या तकलीफ का भी। वो होंठ भींच गई, चेहरा उतर सा गया था। अकेला रहना डरा रहा था और आफिया के घर तो वो मर के भी नहीं जाना चाहती थी। जाने की जो गलती उसने एक बार की थी वही गले की हड्डी बनी हुई थी। शीना ड्राइंग रूम में बैठी थी। 10 बज रहे थे। वो सुबह से ही खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रही थी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अजीब अजीब अंदेशों और वसवसों की आमाज का वो उन्हें झटकना चाहती थी। घर के छोटे मोटे काम करके वो ड्राइंग रूम में आ बैठी। फिर घर का नंबर मिलाया। कॉल मामा ने उठाई थी। उसकी आवाज़ सुनकर वो बेतहाशा खुश हो गई। शीना, तुम कैसी हो बेटा? वो शायद किसी काम में मसरूफ थी। मैं ठीक हूँ मामा, आपकी दुआओं के साए में। आप कैसी हैं? क्या कर रही थीं? और बाबा कैसे हैं? वो एक्साइटेड सी पै दर पै सवाल पूछने लगी। मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारे बाबा भी अच्छे हैं, बाहर लॉन में दरख्तों के साए में बैठे हैं। वो जैसे मुस्कुराई थी। हसीब कहाँ है? फिर उन्होंने पूछा। बाहर गए हुए हैं, वो उन्हें बताने लगी। फिर उनकी बातें पूछने लगी। नगीना उसे बताती रही। घर में रंग रोगन का काम हो रहा था। मामा अब भाई की शादी करवा दें, वो मुस्कुरा कर बोली थी। कब तक अकेली रहेंगी? इदरीस भाई भी इस्लामाबाद में है, बहू ले आई दानिश भाई के लिए। वो इत्मीनान से मशवरा दे गई। मैं तो करा दूं, मगर वो घुन्ना बना हुआ है, कुछ बताता ही नहीं। सारा वक्त अपने कमरे में घुसा लैपटॉप पे लगा रहता है। पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा है उसका, शायद वो भी उसका सेहरा सजाने का सोचे बैठी थी। झुंझलाई हुई सी बोली। शीना हंसी। मैं आऊँगी जब तो उगलवा लूँगी, फिक्र मत करें, इत्मीनान से कहा। फिर सर तकिए पर रख कर वहीं सोफे पर लेट गई। अच्छा मामा, अब बाबा से बात करा दें, उनकी तबीयत पूछ लूँ। और दानिश कहाँ है? लो अपने बाबा से बात करो। और दानिश तो सोया हुआ होगा, जगाती हूँ उसे भी। इतवार वाले दिन दोपहर तक सोता है। उन्होंने फ़ोन बाबा को दिया था। बाबा आप ऑफिस नहीं जा रहे क्या? उनकी तबीयत का पूछने के बाद उसने सवाल किया। नहीं बेटा, काफ़ी सुस्त हो गया हूँ। वो हंसे।
طبیعت بالکل ٹھیک ہے مگر آفس جانے کا دل نہیں کر رہا۔ ویسے بھی حسیب ریگولر جا رہا ہے۔ وہ اسے بتانے لگے، وہ سنے گئی۔ اسی لمحے باہر مدھم سا کھٹکا ہوا تھا، جیسے کچھ گرا ہو۔ حسیب نے آفس کا کام اچھی طریقے سے سنبھال رکھا ہے، مجھے خبر ملتی رہتی ہے، میں کچھ دن اور آرام کر سکتا ہوں۔ وہ مطمئن تھے اور صحت مند بھی۔ شینا نے سر جھٹکا۔ اس لمحے باہر پھر مدھم سی آواز پیدا ہوئی، رفیع تم سمجھ نہیں رہے ہو یا سمجھنا نہیں چاہتے ہو؟ میں مزید اس دلدل میں پاؤں نہیں رکھنا چاہتا جہاں سے چھینٹیں اٹھ کر مجھے اور میرے قریبی لوگوں کو داغدار کر دیں۔ حسیب بولا تو صنم نے اس کی بات پر برا سا منہ بنایا تھا۔ وہ رفیع کے فلیٹ پر موجود تھے۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ تمہارا نظریہ بدل گیا حسیب؟ رفیع جھنجھلاہٹ دباتا ہوا بولا تھا۔ ہونا کیا تھا؟ اس کی شادی ہو گئی، اسے محبت ہو گئی۔ صنم نے ٹانگ اڑائی تو حسیب سلگ اٹھا۔ جن سے آپ پیار کرتے ہوں ان کے لیے سوچنا پڑتا ہے صنم۔ اگر میں یہ راستہ بدل رہا ہوں تو وجہ وہ لوگ ہی ہیں جو مجھے عزیز ہیں۔ تمہارا بھی کوئی ایسا جو تمہیں عزیز ہو تب تم سے پوچھوں میں۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ صنم سر جھٹک کر رہ گئی۔ مجھے ایک عزیز ہے لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بڑبڑائی تھی، صرف رفیع سن پایا تھا۔ رنگت ایک لمحے کے لیے بدلی تھی۔ حسیب اتنی جلدی فیصلہ مت لو، آج چلتے ہیں، تمہارا دل کام میں لگ جائے گا پہلے کی طرح۔ نہیں رفیع، ہمارا ساتھ بس اتنا ہی تھا۔ دوستی رہے گی مگر جرم نہیں۔ تمہارے پاس بھی پیسے ہیں، کنارہ اختیار کر لو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ ویسے بھی میں آفس جانے لگا ہوں، اس نے اطلاع دی تھی۔ اب میں چلتا ہوں۔ ایک طائرانہ نظر ان پر ڈالتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ دونوں اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے رہے کہ وہ باہر نکل آیا۔ نعمان آہستہ سے دیوار کود کر اندر آیا تھا، پھر ڈرائنگ روم کے شیشوں سے ناک لگا کر اندر دیکھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹی ٹانگ جھلاتی فون پر گفتگو کر رہی تھی۔ نعمان کی نظریں اس کا ایکس رے کرنے لگی۔ اس قدر نوخیز سی حسین لڑکی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایسی جوانی دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا، پھر دھیمے قدموں سے صوفے کی طرف آیا۔ آنکھوں میں شیطانیت ناچ رہی تھی۔ شینا جو گھر پہ بات کرنے کے بعد کال کاٹ چکی تھی، قدموں کی آہٹ پر چونکی، پھر گردن اس طرف موڑی۔ چہرہ سفید ہی تو پڑ گیا تھا۔ تو تم؟ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھ لو، میں آ گیا۔ تم سے آنے کا وعدہ کیا تھا نا، بس وہی پورا کرنے آیا ہوں۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا، تیور ہوسناک تھے۔ نعمان تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تمہاری وجہ سے میں پچھلے کچھ ہفتوں میں ذہنی اذیت کا شکار رہی ہوں۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ دہشت سے شینا کی آواز بھر آ گئی تھی۔ جس بات کا خوف تھا وہ حقیقت کا روپ دھارنے لگا تھا۔ اس کی نظریں جس بے دردی سے اس کے جسم پہ پڑ رہی تھیں وہ زمین میں گڑنے لگی۔ دوپٹہ بھی وہ نہ جانے کہاں پھینک آئی تھی، ورنہ لپٹا لیتی۔ اس کی نظروں میں حیا نہیں تھی۔ وہ ڈرائنگ روم کے وسط میں سمٹی ہوئی سی کھڑی لرزنے لگی۔ سب کچھ ہی بگاڑ دیا ہے تم نے میرا چین سکون سب لوٹ لیا تمہارے اس خوبصورت مکھڑے نے۔ جب تک میں اسے حاصل نہیں کر لوں گا نا، مجھے سکون کیسے آئے گا بتاؤ؟ پھر پوچھتی ہو کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ استہزائیہ انداز میں کہتا جیسے اس کے کانوں میں زہر انڈیل رہا تھا۔ فکر مت کرو، تمہارا شوہر ویسے بھی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے اس کی گاڑی کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ بہت سارا انتظام کرنے کے بعد آیا ہوں۔ کچھ دیر تمہارے ساتھ گزاروں گا پھر چلا جاؤں گا۔ نعمان، عافیہ میری بہنوں کی طرح ہے، اسی بات کا ہی کچھ لحاظ کر لو۔ میں تمہارے پاؤں پکڑ لوں گی، واپس چلے جاؤ۔ اس کی آواز کانپنے لگی، بدن سے جیسے جان نکلنے لگی تھی۔ دل میں نفرت کا ایک الاؤ سا بھڑکا۔ عافیہ کے بھائی ہونے کی حیثیت سے میرا بھی تم پر حق ہے کہ نہیں؟ وہ سطحی انداز میں بہت گھٹیا بات کر گیا۔ شینا کا دماغ سلگ اٹھا، ضبط کے بند ٹوٹ رہے تھے۔ بکواس بند کرو نعمان، نیچ گرے ہوئے انسان۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی، غصے سے سر تا پا لرزنے لگی۔ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کیا؟ چلاؤ مت ورنہ زبان کھینچ لوں گا تمہاری میں۔ وہ بھڑک گیا، پھر اس کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ رہی ہو تصویر؟ جیب سے اس کی تصویر نکال کر اس نے اسے دکھائی۔ اسے میں روز دیکھتا ہوں۔ چلو مجھے بتاؤ بیڈ روم کہاں ہے؟ وہ گھرایا تھا۔ شینا پہلے پیچھے کی طرف سرکی، پھر پلٹ کر بھاگی۔ وہ چند ہی قدم میں اسے پکڑ چکا تھا۔ تم مجھ سے بھاگو گی، یو ڈرٹی بچ! تمہارے سر سے یہ خناس ابھی تک نہیں نکلا؟ وہ انسانیت کے معیار سے گرنے لگا، منہ سے مغلظات نکلنے لگے۔ شینا بے بسی سے اس کی گرفت میں پھڑ پھڑائی، آنسوؤں سے چہرہ تر تھا۔
उसी लम्हे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा एक धमाके से खुला। दोनों पट वाह हुए। नोमान ने पलट कर देखा। उसका चेहरा लम्हों में तारीक हुआ था, जैसे कोई भूत देख लिया हो। आंखें फैल गई। हसीब खुले दरवाजे में साकित सा खड़ा था। आंखें लहू रंग हो रही थी। उनमें जो तासुर था वो बहुत सर्द था, ठिठुरा देने वाला। शीना खुद को छुड़ाकर रोती हुई उसकी तरफ भागी, फिर पूरी जान से उससे लिपट गई। हसीब ने जैसे नोच कर उसे खुद से अलग किया। वो बेजान सी होकर कारपेट पर गिर गई। बाजू पे चोट आई थी। शिकवा कुना नज़रों से उसे देखा। उसकी नज़रें नोमान पर जमी हुई थी। हसीब प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। वो दरवाजे के पास खड़ी मुसलसल गिड़गिड़ा रही थी। चेहरा भीगा हुआ था। अंदर से मारपीट की शदीद आवाज़ें आ रही थीं। उभरने वाली चीखें नोमान की थी। वो मुसलसल करा रहा था, बता क्या कर रहे थे यहाँ। हसीब की गरज उसके कानों तक रसाई हासिल कर रही थी। वो मुसलसल पुकार रहा था। शीना थर थर काँप रही थी। नोमान की चीखों से ऐसे लग रहा था जैसे उसे ज़िबा किया जा रहा है। वो मुआफ़िया मांगता अजीब सी आवाज़ में रो रहा था, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना अगली बार तुम्हारा मन का तोड़ दूंगा। हसीब ने शायद उसे ज़ोरदार ज़रब लगाई थी। वो बुलंद आवाज़ में चीखा था। शीना अपने बेडरूम में आ गई। दरवाजे में हल्की सी झरी बनाकर देखने लगी। आंसू मुसलसल बह रहे थे। दिल था कि बंद हो रहा था। नोमान कमरे से निकला तो कपड़े लीरो लीर हो रहे थे। चेहरे पे बेतहाशा नील थे। एक बाजू अजीब से अंदाज में मुड़ा हुआ था। वो झुका हुआ सा बमुश्किल चल पा रहा था। शीना दरवाज़ा खोलकर दीवानावार दूसरे कमरे में आई। होंठों से सिसकियाँ निकल रही थी। हसीब कमरे के दरमियान खड़ा था, जैसे चेहरा पत्थर का हो रहा था। शर्ट के सारे बटन उधर चुके थे और चौड़ा सीना नजर आ रहा था। उसके हाथ में नोमान का फ़ोन था और वो तस्वीर थी जिसको वो पुर्जे पुर्जे कर रहा था। शीना रोती हुई उससे लिपट गई। दूर रहो, वो उसे सख्ती से जुदा करता दहाड़ा था। हसीब, मुझे आपको बहुत सी चीज़ें बतानी हैं, वो आंसू बहाती बोली थी। फिर उसके बाजू से लग गई। मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे और इस कमरे से भी निकल जाओ। वो उसे बुरी तरह झटक गया। चेहरे पे भयानक सी सख्ती थी। शीना हिल कर रह गई। हसीब प्लीज़ मेरी बात सुन ले। वो बिलकती हुई फिर उसे लिपटना चाहती थी। हसीब का हाथ घूमकर उसके गाल पे पड़ा था। हसीब, वो लरस कर करा उठी थी। आंसू एक लम्हे के लिए रुक गए। आंखें जैसे पथरा गई थी। मुंह में लहू का जायका घुलने लगा। होंठ अंदर तक फट गए थे। शीना हाथ गाल पर रखे गूंग सी खड़ी थी। हसीब ने इतनी शिद्दत से थप्पड़ मारा था कि गाल तो सुन हुआ सो हुआ, आंखें भी पथरा गई। आपने मुझे मारा है? आवाज़ सदमे से चूर हो रही थी। ज़हन कबूल ही नहीं कर पा रहा था। हाँ, अब मेरे सामने से हट जाओ वरना बहुत बुरा सलूक करूँगा। निकलो इस कमरे से, गेट आउट। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। हसीब मेरी बात सुन लें प्लीज़, 2 मिनट के लिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ प्लीज़। वो मिनमिनाई, यूं जैसे रोते हुए इल्तजा कर रही हो। तुम्हें सुनाई नहीं दी मेरी बात? वो आगे बढ़कर सख्ती से उसे कंधों से थाम कर बोला, फिर दरवाजे की तरफ धकेला। निकलो यहाँ से। वो जैसे गरजा था। हसीब, वो मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहा था, मेरे पीछे पड़ गया था। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। आंखों से अश्कों का सैलाब सा बह गया। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बात और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है, समझी तुम? गुस्से से उसकी आवाज़ फट सी गई थी। शीना लरस कर रह गई। रोने में और शिद्दत आ गई। निकलो यहाँ से। वो उसे बाजू से खींचता बाहर लाया। वो रोती उसके साथ घिसट रही थी। दिल तो कर रहा है कि तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूं। हसीब प्लीज़, वो इल्तजाएं कर रही थी। हसीब ने उसे लाकर बेड पर पटका। इस रूम से मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ, वरना तुम्हारी टांगें सलामत नहीं रहेंगी। वो जैसे फुंकार रहा था। आंखों में शदीद गुस्से के साथ दुख भी झलका। अब मैं तुम्हारा ज़रा भी लिहाज नहीं करूँगा। मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने मुझे एतबार के काबिल भी नहीं समझा। अब मैं तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से ही नोच फेंकूंगा। वो चीखा। आंखों में अजियत लहराई थी। तुम्हारी मोहब्बत मेरे अंदर से निकल जाएगी ना तो शायद मेरा जिस्म गोश्त पोस्ट का एक वीरान खंडर बन जाएगा। मैं जिंदा भी नहीं रहूँगा। लेकिन अब यकतरफा मोहब्बत करके थक गया हूँ। यकतरफा मोहब्बत वैसे भी दिल का आज़ार होती है, हलकान कर देती है। इसलिए अब इस बेतबारी के रिश्ते को ख़त्म हो जाना चाहिए। वो एक दरुस्त निगाह उस पर डालता बाहर निकल गया। रो रो कर शीना की आंखें सूज गई थी। गला बैठ गया था।
उसे आवाज़ें दे दे के, मगर वो दरवाज़ा बंद करके कहीं जा चुका था। वो बेड के करीब ज़मीन पर अधमुआ सी होकर बैठी थी। सुर्खो सफ़ेद गाल पे उंगलियों का निशान छपा हुआ था। गाल में तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ उसकी बेरुखी की थी। वो बेजान कदमों से दरवाजे तक आई, फिर उसे पीटने लगी। हसीब, दरवाज़ा खोलें प्लीज़, मुझे आपसे बात करनी है, रूंधे गले से बोली, लेकिन कोई जवाब ना आया। ये घर का ऊपरी कमरा था जो उस वक्त नीम तारीकी में डूबा हुआ था। हसीब काउच पर नीम दराज आंखें मूंदे बैठा हुआ था, पाँव मेज़ पर थे। उसके दाहिने हाथ की लंबी मर्दाना उंगलियों में सिगरेट दबा सुलग रहा था। न जाने कितने सिगरेट जलाकर वो इस तरह कसीला धुआं अपने सीने में उतार चुका था कि हलक तक कड़वा हो गया था। कमरे में भी धुएं का गुबार सा फैला था। वो उसे नीचे कमरे में बंद करके आया था। उसकी मध्यम आवाज़ ऊपर तक आ रही थी, शायद दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन उसके तासुरात नहीं बदले। बेतासुर चेहरा लिए वो बैठा रहा। शीना से शादी उसका फैसला था। पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार होकर वो उससे शादी के लिए मचल गया था। फिर शादी हुई और उसे पाने के बाद मोहब्बत की शिद्दत बढ़ी थी, मगर अब उसने मेज़ पर पड़ी ऐश ट्रे को पैर मारा। ऐश ट्रे ज़मीन पर गिर गई, सिगरेट के टुकड़े बिखर गए थे। उसकी आंखें सुर्ख हुई थीं। ये लड़की मोहब्बत के लायक ही नहीं है, जो रिश्तों की गहराई को नहीं समझती, ना ही एतबार के नाम से वाकिफ़ है। इसके लिए शायद अब भी अजनबी हूँ मैं, उसने सामने दीवार को देखते हुए सोचा। शोहर और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे का पर्दा। उनमें हर कदर मुश्तरक होती है, लेकिन शायद ये मुझे उस मकाम पे रखना ही नहीं चाहती। अपने दुखों और खुशियों में मुझे शरीक करना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये मुझे अपना ही नहीं समझती। अगर मैं वक्त पर ना आता तो क्या होता? ये सवाल उसका चेहरा ही सुलगा गया। वो उठा और सीढ़ियाँ नीचे उतर आया। दरवाज़ा खोला तो निढाल सी बैठी शीना यकदम उठकर उसकी तरफ आई थी। हसीब, आप कहाँ चले गए थे? प्लीज़ मेरी बात तो सुन ले। आप ये समझ रहे हैं ना कि मैंने आपकी गैर मौजूदगी में उसे बुलाया? वो रोते हुए बोली। आप यही समझ रहे होंगे, वो बहुत गंदा है। जब मैं उनके घर गई थी ना, तो वहाँ उसने एक तस्वीर बनाई थी, कह रहा था इंटरनेट पर दे दूँगा। चुप रहो, मुझे तुमसे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। जब पहले बताने की जहमत नहीं की तो अब भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो धाड़ा था। शीना की आवाज़ गले में ही खुश्क हुई। आंसू नए सिरे से जारी हुए थे। शादी और मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार, मोहब्बत और इज्जत पे कायम होता है। मैं अब तक तुम्हारी इज्जत करता रहा, तुम पे अपनी मोहब्बतें लुटाता रहा, तुम्हारी हर बात को सर आंखों पर रखा, लेकिन तुम अब भी मुझे अजनबी समझती हो। अजनबियों के साथ रहना ख़तरनाक होता है, वो नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब मज़ीद मेरे साथ ना रहो। दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो, जहाँ चाहो चली जाओ। माँ बाप के घर मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। शीना नम आंखों से उसे देखकर कराही थी। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। आप मुझे यूँ नहीं निकाल सकते, ये मेरा घर है, मैं हमेशा यहाँ रहूँगी। वो बिलक कर उसके सामने आन खड़ी हुई। तो ठीक है, यहाँ रहो, लेकिन तुम्हारा होना या ना होना मेरे लिए बराबर है। मैं अपने जज्बे अब तुम पर ज़ाया नहीं करूँगा। जब तुम मुझे कुछ नहीं समझती तो मैं क्यों तुम्हारे लिए हलकान हूँ? शीना, तुम इस काबिल ही नहीं हो। हसीब, प्लीज़ ऐसे मत कहें, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो रोने लगी थी, दिल जैसे मुट्ठी में भींच गया था। बेहतर है कि तुम अब इस घर से चली जाओ, और अगर इस घर में रहती भी हो तो कोशिश करना कि मेरे सामने मत आना। एक कमरे तक महदूद रहना, समझी तुम? वो सर्द सी निगाह उस पर डालकर बाहर निकल गया। अब हम क्या करेंगे रफ़ी? हसीब ने तो साफ इनकार कर दिया है। वो उस लड़की से इतना प्यार करता है कि उसके लिए अपने आप को बदलना चाहता है। सनम जलकर बोली थी। रफ़ी ने सर हिलाया। हसीब ने गद्दारी कर दी। एक लड़की के लिए दोस्तों से मुंह मोड़ लिया है, और वो क्या कह रहा था कि ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वाह भाई, क्या कहने। रफ़ी ने जले दिल के फफूले फोड़े। मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग देती रही थी कि उस लड़की का कुछ करो। छीन लिया ना उसने, अब बोलो हम क्या करेंगे? सनम रफ़ी पर उलट पड़ी तो रफ़ी ने उसे घूरा था। फिक्र मत करो, हम उसके बिना भी काम कर लेंगे। उसे उस लड़की के साथ रह लेने दो, पलट कर वापस यहीं आएगा तो तुम हसीब के बिना लोगों को लूटोगे। सनम अचंभे से उसे देखने लगी। तुम क्या कर पाओगे? वो बेयकीन हो रही थी। हाँ, हसीब को सब मैंने ही सिखाया था, लेकिन वो सब बहुत जल्दी सीख गया और अपनी जहानत की वजह से मेरा भी बाप बन बैठा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम काम नहीं कर सकते।
تم تیاری کرو، ہم آج ضرور جائیں گے، اس کے بغیر ہی۔ حسیب کو تو میں واپس لے کر آؤں گا، وہ لڑکی دور ہو جائے گی، اسے فکر مت کرو۔ وہ بولا تو صنم مطمئن ہوئی۔ وہ رات بہت دیر سے گھر آیا تھا۔ شینا ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ سرخ سا، لپک کر اس کی طرف آئی۔ حسیب آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، کھانا بھی نہیں کھایا، بہت پریشان ہو گئی تھی۔ حسیب نے سرد اور تلخ نظروں سے اسے دیکھا۔ شٹ اپ، بند کرو یہ ٹوپی ڈرامہ، بہت دیکھ لیے تمہارے ناٹک۔ اب تم خدمت گزار بیوی بننے کی کوشش کر رہی ہو جو راتوں کو اپنے شوہر کے لیے جاگتی ہے۔ درست سے انداز میں کہتا وہ اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ حسیب سچ میں جاگ رہی تھی۔ اس کی آواز رون گئی۔ پلیز یوں خفا نہ ہو، آئیں نہ کھانا کھاتے ہیں، میں نے بنایا ہے آپ کے لیے۔ وہ منت بھرے لہجے میں کہتی اس کا بازو تھام گئی جسے حسیب نے بری طرح جھٹکا تھا۔ پھر اپنا ہاتھ اس کی لمبی زلفوں میں ڈال کر اس کا چہرہ قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی ناک سے مس ہونے لگی۔ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑھی ہوئی تھی۔ یہ اچھی بیوی بننے کی اداکاری نہ بند کرو، میں جان گیا ہوں کہ میں تمہارے لیے کتنا اہم ہوں۔ پھر اس کے بالوں کو جھٹکا، وہ تکلیف سے کرا اٹھی۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ میرے سامنے نہ آنا، میں نے کہا تھا نا تم سے کہ میرے سامنے مت آنا، تم پھر آ گئی۔ آئندہ یہ غلطی مت کرنا۔ اب کہیں ایسی جگہ چلی جاؤ جہاں مجھے نظر نہ آؤ۔ مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، جیسے تمہیں مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کی آواز کی درشتگی شینا کو لرزا گئی تھی۔ تلخ لہجے پر شینا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ حسیب نے اس کے بال چھوڑے، پھر ایک سپاٹ نظر اس پر ڈالتا اوپر والے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے آنسو بہاتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی، بند دروازے کو کھٹکھٹایا۔ شینا چلی جاؤ یہاں سے، ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ حسیب کی آواز چند لمحے بعد آئی تھی۔ چند لمحے پہلے کی سختی کی جگہ ہلکی سی افسردگی نے لے لی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، اور اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو میں کچھ کر دوں گی جس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ جنونی سی ہوئی۔ اندر حسیب کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا تھا۔ مجھے اپنی محبت کی عادت ڈال کر آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ شینا کی آواز بھرا گئی، گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک گیا تھا۔